अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के मुख्तलिफ उमूर पर कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर क़यादत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। नवाज शरीफ का ये बयान इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी जमात के कायद के तौर पर हुकूमत से महंगाई की शिकायत कर रहे हैं जिस हुकूमत की सरबराही उनके छोटे और ताबेदार भाई शहबाज शरीफ कर रहे हैं। अपनी ही हुकूमत से महंगाई और अवाम के सब्र का सवाल पूछ कर नवाज शरीफ साबित क्या करना चाह रहे हैं। PDM-1 के 16 माह की बुरी कारकर्दगी के दौरान नून लीग के कई हल्के ये दावा करते रहे कि चूंकि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, हालात उनके कंट्रोल में नहीं, अगर वो पाकिस्तान में होते तो हालात ऐसे ना होते। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आए तो उन्होंने अवामी राबतों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर मुस्लिम लीग नून के मामलात, टिकटों की तकसीम, अपने कैंप के सियासतदानों को टिकट देने, खुद 2 हल्कों से इंतखाब लड़ने जैसे फैसलों में यकीनन नवाज शरीफ की भी मंशा शामिल होगी। इंतखाबी जलसों में वजीर आजम नवाज शरीफ और अखबारात में वजीर आजम नवाज शरीफ के इश्तिहारात नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो शाया नहीं हुए। 8 फरवरी को पोलिंग डे के दोपहर तक नवाज शरीफ यही कहते रहे कि खुदा के वास्ते मखलूत हुकूमत का नाम ना लें, अगर इस मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी को अक्सरियत मिलना जरूरी है। मगर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। अक्सरियत ना मिलने पर नवाज शरीफ को अपनी विक्ट्री स्पीच भी मुलतवी करना पड़ी और इंतखाबात के 1 रोज बाद नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि उनकी जमात हुकूमत साजी के लिए दूसरी सियासी जमातों से बातचीत का आगाज करने जा रही है। यूं नवाज शरीफ की हिदायत पर पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों से इत्तेहाद के बाद मरकज में नवाज शरीफ के भाई और पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत कायम हुई। ये सारी सूरत हाल वाज़ेह कर रही है कि मौजूदा हुकूमती सेटअप भले ही 100% नवाज शरीफ की ख्वाहिशात पर मबनी ना हो, मगर इस सेटअप को नवाज शरीफ की तायद जरूर हासिल है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब नवाज शरीफ इस हुकूमत से महंगाई और अवाम के सब्र को कब तक आजमाने के सवाल पूछकर क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि नून लीग को इंतखाबात में PDM-1 की सियासी कीमत अदा करना पड़ी कि अब नवाज शरीफ अपने तजर्बे की बिना पर कहीं ये तो नहीं देख रहे कि नून लीग को अब की बार इस PDM-2 की ऐसी भारी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी जिसकी तलाफी मुमकिन ही ना हो। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। आप सब के लिए प्रोग्राम का पहला सवाल। IMF के कहने पर और कितनी महंगाई, अवाम का सब्र कब तक आजमाएंगे। नवाज शरीफ की मौजूदा हुकूमती सेटअप से मायूसी, ला ताल्लुकी या अदम दिलचस्पी। हसन निसार साहब, अभी तो हुकूमत बन ही रही है और इस तरह की बात करना, ऐसा बयान देना कि और कितनी महंगाई, कब तक सब्र आजमाएंगे। नवाज शरीफ साहब को आप क्या समझ रहे हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड? दिलचस्पी खत्म होगी हर मामले हर बात से, लाताल्लुक ही इख्तियार करना चाह रहे हैं हालांकि घर की हुकूमत बनी है, या मायूस हो गए हैं, हकायक सामने आ गए हैं? आपने 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं अपने सवाल में, मायूसी, ला ताल्लुकी या अदम दिलचस्पी। असली बात आशा भूल गई हैं जी, कहिए। और वो है अवाम के साथ जाली, झूठी, मसनूई दिखावे की हमदर्दी और नाम नेहाद इजहार यकजहती। असल कहानी ये है। अच्छा, हालांकि हकीकत ये है कि मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में जिन चंद 2-3 लोगों का और उनकी जाली गवर्नेंस का, खुद गर्ज गवर्नेंस का हाथ है, हजरत साहब शायद उनमें सर फहरिस्त हैं। बाकी इस कॉकटेल में आप चाहें तो मायूसी, ला ताल्लुकी, अदम दिलचस्पी, ताबेदार भाई और वो क्या कहा था कि पाकिस्तान को नवाज दो। तो पाकिस्तान नवाजा नहीं, शहबाजा गया, खत्म हो गई बात। आपने ताबेदार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लाइक इट, आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर, माशाल्लाह। नहीं, मगर हसन निसार साहब, अभी तो हुकूमत बने चंद दिन हुए हैं, काम करने को वक्त है, कोई विजन होगा, कोई आइडियाज होंगे। विफाक में भाई बैठे हैं, बड़े सूबे में जहां आधी आबादी है वहां पर बेटी बैठी है, वो 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, इतना तजर्बा मौजूद है, मगर फेस क्यों नहीं कर पा रहे इन हालात को? ये तजर्बा गवर्नेंस का नहीं है और बड़ी घिसी पिटी बात है पंजाबी के किन्ने भरा उन्हें गया जी 3, उन्हें गया तुसी 30 भी होंदे ते की कर लेंदे। ये वो लोग हैं जिनको हम तजर्बा कहते हैं ना आशा, प्लीज। पाकिस्तान में हम कहते हैं फलां का तजर्बा, वो तजर्बा होता है 1-2 साल का और किसी और चीज का।
बाकी सारी जिंदगी वो उसको रिपीट करते हैं। अब भी ये क्या कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, टायर चेंज हो रहे हैं, और बात क्या करते हैं, ये तो मामूल की बात है। वो कभी कायद आजम का ही उठा के देख लो, उनका प्रोटोकॉल क्या होता था। बस छोड़ो, इनसे किसी चीज की तवक्को नहीं है, आपको होगी तो आप करते रहो। अच्छा, आप इसको सिर्फ नाम नेहाद इज़हारे यकजहती कह रहे हैं और कुछ भी नहीं है ये? बिल्कुल टोटल फेक, ठीक है, फेक। ओके। इफ्तिखार साहब, PDM-1 की हमने बात की है, उस वक्त बहुत से हल्के ये कह रहे थे कि लीडर ही नहीं है, कायद भी नहीं है, जमात को लेकर बहुत सी बातें भी होती रही, वो आएंगे तो और मामला होगा, मामलात मुख्तलिफ हो जाएगा। अक्टूबर 22 से अगर हम अब तक के हालात की बात कर लें तो फैसले नवाज शरीफ साहब लेते रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि मुकम्मल ला ताल्लुक थे। आपके ख्याल में जो इस वक्त उनके भाई और बेटी हुकूमतों के साथ बैठे हैं, नवाज शरीफ को कहीं ये तो नहीं लग रहा या महसूस हो रहा कि ये मजीद गैर मकबूलियत की तरफ ना चले जाएं? नहीं, मतलब आपका सवाल है क्या? आपका सवाल है IMF के कहने पर और कितनी महंगाई, तो बिल्कुल दुरुस्त का है। भाई ये बात तो रोज़े रोशन की तरह सब पे यहाँ है कि IMF के साथ जो आप वायदा कर रहे हैं उसके बाद महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो IMF की शराइत हैं उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी। तो इसमें कौन सी नई बात है, और ये बात बिल्कुल महसूस की गई है, और ये सवाल उठाया गया है कि हम आवाम का सब्र कब तक आजमाएंगे, ये उसकी उनकी तरफ से एक सवाल है। इसका मतलब है उनको IMF के मुआहदे के हवाले से हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और उनको खदशा ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा ना हो जाए। आप इसका ये अंदाज़ा कर सकते हैं। तो वो अपनी हुकूमतों को सवाल कर रहे हैं कि भाई और क्या करोगे? नहीं, साफ ज़रा ये हुकूमतों से सवाल नहीं है, हाँ, पाकिस्तान के निज़ाम से सवाल है। अच्छा, पाकिस्तान का जो इक़्तिसादी ढांचा है उसके बारे में सवाल है। और हसन निसार ने ठीक कहा कि शायद ये 2-1 साल का तजर्बे की बात नहीं होती। पाकिस्तान का जो इक़्तिसादी ढांचा है ये अब मुकम्मल तब्दीली चाहता है। या तो हम गरीबों के ऊपर अब टैक्स लगा के गुजारा कर लें, और या फिर जो IMF आपको कह रही है कि अपना टैक्स नेट बढ़ाएं। उस टैक्स नेट बढ़ाने के लिए क्या सियासी कीमत अदा करने को ये लोग तैयार हैं? तैयार हैं क्या? ये मेरा सवाल है ना, मेरा अब आपसे सवाल है, इनका माजी देखते हुए, इनकी गवर्नेंस और चीजें देखते हुए। अगर वो तैयार नहीं है तो मसाइल तो बढ़ेंगे ना। देखिए ना, जब तक आप पैसे नहीं इकट्ठे करोगे, पैसे की गारंटी IMF को नहीं दोगे, ये तो आज सर मेरे आपसे तो इकट्ठा कर लेंगे तनख्वाहदार तबके से, यहाँ पे तो दुकानें अगर जल्दी खोलनी हो तो वो नहीं कर पाते हैं ये लोग, अगर टैक्स लगाने की बात हो वो नहीं हो पाता है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मेरा ख्याल है हम जो ये बातें कर रहे हैं उसमें से वो गुजरे हैं और उसके वो हकाइक को जानते हैं, इसलिए वो मायूस या लातल्लुक़ हैं। चलें, वो जिम्मेदार नहीं बनना चाह रहे। नहीं, जिम्मेदार बनना पड़ेगा। कैसे नहीं जिम्मेदार बनेंगे? यही जो जिसको वो इजहार लाताल्लुक़ी कह रहे हैं। कौमी असेंबली के रुकन नहीं है इजहार यकजहती नाम है। ये अपना पार्लियामेंट में जाके तकरीर करने से कोई रोकता है उन्हें? कोई तजावीज़ पेश करने से उन्हें कोई रोक तो नहीं रहा। अब बताएं कि सारे क्राइसिस में वो क्या कर सकते हैं, ये सवाल है ना आपका। मेरा ख्याल है उनको इसका जवाब देना चाहिए, इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। सवाल कर रहे हैं इन सबसे, यही तो सवाल है। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुनियादी हसन निसार हंस रहा है, वो हंसे। और इस किस्म के बहुत से लोग हैं जो हंसेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि सवाल बड़ा अहम है और हसन निसार के पास भी इसका जवाब नहीं। तो बात सवाल ये कहने के कि इनको निकाल दो, इनको बाहर फेंक दो, ये खत्म हो गए हैं। प्लीज 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 बिल्कुल नहीं, प्लीज प्लीज बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं यार हसन आपसे नहीं बात कर रहा, मैं इसको रोक रहा हूँ प्लीज प्लीज कह के। बात ये है कि हम सब एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको पहले एहसास हो जाए तो मैं उस एहसास को आपकी मायूसी, लातल्लुक़ी या अदम दिलचस्पी नहीं कह सकता। मैं ये कहूँगा कि आप निशानदेही कर रहे हैं आने वाली उन मुश्किलात की, ये मैं कह सकता हूँ। और यही होने जा रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़नी है और इस नए बजट के बाद महंगाई बहुत बुरी हद तक बढ़ेगी। अब क्या किया जाए? ये तो सबको पता था ये होना है, मतलब ये क्या बात हुई कि हुकूमत बनते तो 2 हफ्तों में आप भी अपने सवालात में सवालात करने के बजाय आप तजवीज़ पेश किया करें, और हसन निसार साहब भी तजवीज़ पेश करें। हसन निसार साहब भी तजवीज़ पेश करें कि कैसे कर चुका हूँ। अच्छा, कर चुका हूँ। मैंने 10 साल लिखा है कि इस निज़ाम को तेजाब से गुसल दो, जो बात इफ्तिखार ने और तरीके से की है। तेजाब ने गुसल तो 15 साल लिखा है लगातार, मेरा तकिया कलाम। हसन निसार, तेजाब कहाँ से आएगा पता नहीं, वो भी कितना महंगा होगा और सही भी होगा कि नहीं, और सही भी होगा ये नहीं होगा, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फिर क्या करें? हर चीज यहाँ पे 2 नंबर मेरे को ले लो।
हाँ? अब आपने ये काम क्यों, मेरे को ले लो, अब आपने ये काम क्यों कर दिया? तेजाब बेचते हो, अल्लाह माफी, अच्छे भले साफी थे, अच्छी भली लिखते थे, कलम के अंदर ताकत थी, अब जाके तेजाब की दुकान में बैठ गए, खुदा खैर करे। चलें शहजाद साहब, अगर ये कहा जाए कि बेटी को वजीर आला बनाकर सियासी विरासत बचाने की कोशिश की, क्या यही वाहिद मकसद था? और फिर अगर जिस तरह का ये स्टेटमेंट दिया है, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी को इस कमजोर सेटअप का हिस्सा क्यों बनाया? और जहां पे वो खुद मायूसी के बयान दे रहे हैं या ये बात करें कि वो जैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कि ज़ाहिर लाताल्लुक ही दिखता है सूरत हाल से। इसके थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी नवाज शरीफ साहब को आप इतना भोला समझती हैं कि उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है। यानी अगर उनको नहीं पता तो और किसको पता होगा? मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये सही, देखिए बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और फिर उसके बाद इस तरह की बात करना तो जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है ना, क्योंकि खुद उसमें से गुजरे करने वाले उनके दौर में ये सब कुछ हुआ। सिर्फ उनके दौर में नहीं, तमाम हुकूमतों के। मैं आपको मिसाल देता हूं, 6 खरब रुपया था आपके ऊपर कर्ज 2008 के अंदर, मुशर्रफ के दौर के बाद। उसके बाद माशाल्लाह से 16 साल के अंदर 54 खरब हमने बढ़ाया और अब हम 60 खरब पे पहुंचे हुए। तो ये जो हमारी जमहूरी हुकूमतें 3 दौर गुजरे हैं, इन्होंने कमालात दिखा दी। और वजह क्या थी कि जो पैसा लिया, कर्ज लिया, उससे ग्रोथ नहीं की, उससे डंग टपाया, उसे कई फ्लाईओवर बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, यानी ग्रोथ, अपने डॉलर कमाने का कोई जरिया नहीं बनाया। इसे कहते हैं ओडियस डेट, बदबूदार कर्ज। तो उस कर्ज को हमने बदबूदार कर दिया इस तरीके से, जिस तरीके से हमने उसका इस्तेमाल किया, और वो कुछ ना किया। इस वजह से हम आज 131 अरब दुनिया का देने की जगह पे पहुंचे हुए हैं, और हमारे पास $1 भी अपना नहीं है। उसके बाद बिजली का जो मामला हुए सीपेक के हिसाब से या आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, वो जो महंगे प्लांट ला के हमने यहाँ पे लगाए और जो कीमतें बढ़ाई और इस तरह के मुआहदे किए कि आज आपको अपने, जैसे कहते हैं ना कि दांतों के साथ और मुंह के साथ और नाकों के साथ आपको रगड़ने पड़ रहे हैं उनके आगे और बिल देने पड़ रहे हैं, ये उसकी वजह है। देखिए जब ये आए 2013 में, और मैं याद रखें सिर्फ स्क्रीन की मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम सवाल उनका लेके चल रहे हैं, वरना यही चीज इमरान खान पे लागू होती है, यही चीज उससे पहले पीपल्स पार्टी पर लागू होती है, यही चीज पीडीएम के दौर के अंदर भी है और काकड़ साहब के दौर के अंदर भी। जब 2013 में आए तो पहला काम क्या था कि जो सर्कुलर डेट है 480 अरब रुपए था हमारे ऊपर। पहला काम उन्होंने कहा कि इसको क्लियर कर दो, बिल्कुल क्लियर कर दिया। हमारा सर्कुलर डेट खत्म हो गया बिजली के मद के अंदर, वो 1100 अरब हो गया जाते जाते पीएमएलएन के 2017-18 में जब भी गए, 2018 के अंदर जब गए 1100 अरब, अब वो बढ़ के 5 खरब से ऊपर जा चुका, यानी बिजली का नहीं, दोनों गैस और बिजली का मिला के। तो ये वो वजूहात हैं। और फिर जब आप डॉलर लेते हैं, डॉलर की 2% थी उस वक्त जब आप लेते थे मार्केट से अमेरिका या बैंकों के अंदर 0.50%, उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन हमने जब चीन से कर्ज लिया 60 अरब डॉलर हमने कर्ज लिया चीन से, 7%, 5%, 7%, कुछ हमने 2%, 3% पे भी लिया, लेकिन ज्यादा 5 से 7% के ऊपर। हमने जब डॉलर उठाए मार्केट से, हमने दुनिया के अंदर वो 1%, 1.5% पे चल रहा है, हमने 8, 8.5% के ऊपर उठाए जब ओपन मार्केट से डॉलर उठाए। ये डार साहब के जमाने की बात कर रहा हूं, ताकि हम अपने डॉलर को मिला के और किसी तरीके से रुपए की कदर को। तो ये है मजबूरियां, जब आपके सर के ऊपर से पानी गुजर गया तो अब आप ये कह रहे हैं कि ओहो अब क्या होगा, कैसे करेंगे, कौन कैसे भुगतेगा। भुगत रहे हैं, भुगतने वाले भुगत रहे हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि जब वो डंग टपाने का टाइम होता है तो सब अपना डंग टपा के चले जाते हैं। हम उस चक्की के अंदर अपना सर दे के फिर कोल्लू की तरह बस हम उसके अंदर लगे रहते हैं कि अच्छा पिसो और इनको पीसो। क्या कहते हैं वो कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये है बदकिस्मती हमारी, ये है। अब वाकई में इफ्तिखार साहब का सवाल बिल्कुल जायज है कि करना क्या है, निकलेंगे कैसे। यकीन मानिए किसी को भी बुला लीजिए, हाँ ग्रोथ एक रास्ता है, ग्रोथ तरीका ढूंढ लें, किसी तरीके से डॉलर लेना कम करें, अखराजात को कम कर दें। अगर ये कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता आदत अपनी बदलें। जी शहजाद साहब, जब मजबूरियां कह रहे हैं तो मजबूरियां नहीं हो सकती। अपनी सिचुएशन कंडीशन तो पिछले 2-2.5 साल से जितनी डिस्कस हुई है, माशी हालत और जिस तरह लोग नीचे गए हैं माशी तौर पे, अभी तो इनको तो सबसे ज्यादा पता होगा जो हुक्मरान बनते हैं। मगर जब डंग टपाने आ रहे हैं तो फिर क्या वाकई सोचेंगे ये आवाम के लिए? क्योंकि ये स्टेटमेंट कुछ छोटा नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले बनने वाली हुकूमत को बैठ के सवाल कर रहे हैं, इसमें कुछ तो है। या तो मायूसी है, उनको कोई भरोसा नहीं रह गया। यही कह रही हूँ ना कि एक बड़ा जी शहजाद साहब प्लीज कहिए। 8 अरब का एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हम ले रहे हैं, यानी ये जो अभी 1.1 बिलियन का हम लेंगे जो कि अप्रैल में रिलीज होगा,
और फिर हम चाह रहे हैं कि 8 अरब का अगले 3 या 4 साल के लिए हमें, या 6 साल के लिए, चले ऐसे कर लेते हैं, लेकिन 8 अरब डॉलर का एक और कर्जा लिया जाए। ऐसे मुल्क के पास समहाउ इन लोगों को ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा, तभी। अब एक एग्रीकल्चर एक अच्छी शक्ल नजर आई है, उसको पकड़ लें, उसको बुनियाद बना लें, उसके ऊपर ही ग्रोथ डेवलप, अखराजात को काबू करना पड़ेगा। तो बहरहाल हम इतनी गहरी टेक्निकल बहस में नहीं जाते। मसाइल हमने खुद क्रिएट किए, मसाइल हमारे अपने सब जारी करदा हैं, हम खुद उससे हमने क्रिएट करने वाले थे, हमारे हाथों से हुए, और अब हम रोने बैठ गए कि अच्छा जी ये तो बड़ा जुल्म हो गया। जुल्म तो हो रहा है, जुल्म तो हो चुका, जुल्म तो हो चुका, मगर क्या रुकेगा भी। अब साहब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 93 में नवाज शरीफ ने कहा कि डिक्टेशन नहीं लूंगा, 98 में अमेरिकी सदर क्लिंटन को इनकार किया, 99 में जर्नैलों को ओवर माई डेड बॉडी कहा, 2014 में इस्तीफा देने से इनकार किया, 2017 में जीटी रोड पर एस्टैब्लिशमेंट को ललकारने वाले नवाज शरीफ एक ऐसी माइनॉरिटी हुकूमत लेने के लिए तैयार हो गया जहां वुज़रा भी मर्जी के नहीं हैं। इतने दबाव बर्दाश्त कर लिए, अब की बार नवाज शरीफ इतने बेबस क्यों है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी सॉरी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अपनों के कुछ बोझ उठाने बहुत मुश्किल होते हैं। और शेक्सपियर ने किंग लियर में कहा है कि जो आपकी खूबी होती है वही आपकी खामी भी होती है। तो जो उनकी मुरव्वत है, कुशादा दिली है उनकी, वो उनकी एक कमज़ोरी भी तो है ना, उसका फ़ायदा भी तो उनके इर्द गिर्द लोग उठाते हैं। और बड़ा आसान है हमारे लिए यहाँ बैठ के हर बात का कसूरवार नवाज शरीफ को करार दे देना, अपने दूसरे मुआशरती गुस्से, घर के गुस्से नवाज शरीफ का नाम लेके निकाल देना, बग़ैर ये सोचे समझे, बग़ैर किसी एनालिसिस के, देखे फैक्ट्स के देखे। पिछले 25 साल में 2 इलेक्शन लड़ने दिए हैं आपने नवाज शरीफ को इस मुल्क के निज़ाम ने, और इस मुल्क के उस निज़ाम ने जिसको हम बड़ी सहूलत से हाइब्रिड कह देते हैं, लेकिन जिसमें गाली हम सिर्फ नवाज शरीफ को देते हैं, गाली हम सिर्फ सियासतदान को देते हैं, लेकिन बड़े फ़ख्र से कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है, हाइब्रिड निज़ाम ही चलेगा। ये भी हम कहते हैं साथ ही उसी सांस में। 25 साल में 2 इलेक्शन लड़ने दिए, एक में वो वज़ीर-ए-आज़म बना, एक में आपने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया। वज़ीर-ए-आज़म जिसमें बना उसमें हुकूमत की 4 साल। अब साहब लेकिन गाली निकाली हम सब ने मिलकर सियासतदान को। निज़ाम है हाइब्रिड। अब साहब कतई कलामी की माजरत, गाली तो नहीं देते हैं सर, मेरा सवाल ले लीजिएगा, गाली कोई नहीं देता है, लेकिन जाहिर बात है कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, उसी को सवाल पूछेंगे। आपने 2 बातें कही, एक आपने कहा कि अपनों का बोझ उठाने मुश्किल हो जाते हैं। सर ऐसे कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, जब किसी ने किसी को कोई फेवर दियो तो बोझ उठाया जाता है। हुकूमत आने से पहले सबको पता था, इस प्रोग्राम में हजारों बार बात हुई कि हाइब्रिड गवर्नमेंट बनेगी। अगर आप इतने मजबूर हुक्मरान हैं तो मत बने ना फिर हुक्मरान, पीछे हट जाएं कि हम ये नहीं बोझ उठा सकते हैं। आप ना बोझ उठाने को तैयार हो और आप वज़ारत उस्मा के लिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट भी घुस जाए तो सर हम सवाल करेंगे और सब करेंगे। मैं अंदर की बात तो मैं बता रहा हूँ ना, वो तो नहीं बता रहे ना आके आपको, मैं बता रहा हूँ, मुझसे आप बात करें, मुझसे सवाल पूछ रही है ना, मैं जवाब देता हूँ उसका। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं आप तंजिया हंसने से ये मसाइल हल नहीं हो जाते। जरूरत हम में 5 में से किसी में नहीं है कि हम असल जो जिम्मेदार है उनका नाम लें। गलत करते हैं जो लेते हैं ये इस तरह की जिम्मेदारी, गलत करते हैं, मान लिया, लेकिन आप सियासतदान की मजबूरियां नहीं समझती। जो सरकारी नौकर होता है ना, वो अपने कपड़े झाड़ते उठ के चला जाता है। सियासतदान कपड़े झाड़ के नहीं जा सकता। अपने अवाम के साथ जो उसकी कमिटमेंट होती है, जिनके फौतगी में, जिनकी खुशी में वो रोजाना शरीक होता है, उनके साथ जीता मरता है, बैठता है, वो ऐसे नहीं जा सकता। वो नहीं कह सकता मैं नहीं करता। अभी एक ब्रेक पे जाना है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अगले मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सिंध और पंजाब की सरहद के दरमियान वाक़े कच्चे के इलाके में गुज़श्ता कई दहाइयों से डाकू राज चल रहा है। सिंध और पंजाब पुलिस ने डाकुओं के खात्मे के लिए 250 से ज़्यादा अलग अलग और मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं, मगर इलाके से डाकुओं का मुकम्मल सफाया नहीं हो सका। गुज़श्ता 1 साल में सिर्फ कच्चे के डाकुओं ने 400 से ज़ायद अफराद को अगवा किया है। बहुत सौ को जान से मार दिया गया। आज कंदकोट के करीब वाक़े स्कूल टीचर को डाकुओं की जानिब से कत्ल कर दिया गया। 2 रोज़ कबल रहीम यार खान में जमात इस्लामी के कारकुन एहसन फारूक समेत 2 नौजवान भी कच्चे के डाकुओं के हाथों जान की बाजी हार गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज जनाजा पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम कच्चे और पक्के दोनों जगहों पर महफूज नहीं। हुकूमतें तब्दील हुई लेकिन कच्चे के डाकू हर दौर में अवाम के लिए खौफ और दहशत की अलामत बने हुए हैं।
डाकुओं ने पूरे इलाके को यरगमाल बना रखा है। सिंध और पंजाब में रोज वाकयात होते हैं। हुकूमत ने डाकुओं का सफाया ना किया तो फिर अवाम के हाथ और आपके गिरेबान होंगे। कच्चे के डाकू अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों के लिए सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। डाकू सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स के जरिए मासूम शहरियों को लुभाते हैं। जाल में फंसने वाले शहरी जब मुतल्लिका मकाम पर पहुंचते हैं तो उन्हें गन पॉइंट पर अगवा करके भारी तावान का मुतालबा किया जाता है। बाज़ केसेस में तो मुग़वियों के कत्ल और उन पर किए जाने वाले इंसानियत सोज तशद्दुद की वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर जारी की जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत आला के दौर में कच्चे के छोटू गैंग ने 22 पुलिस एहलकारों को अगवा किया था। जवाबी कार्रवाई के दौरान 7 पुलिस एहलकारों की हलाकत के बाद फौज की मदद से ऑपरेशन ज़रब-ए-आहन किया गया और छोटू गैंग से छुटकारा हासिल किया गया, मगर अब भी बेशुमार गैंग्स मुख्तलिफ नामों के साथ मौजूद हैं। कच्चे के मकामी रिपोर्टर्स के मुताबिक ऑपरेशन के लिए पुलिस के पास रिवायती हथियार और नकलो हरकत के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और मोबाइल वैन्स हैं, लेकिन डाकुओं के पास जदीद तरीन और भारी असलहा जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और रॉकेट ग्रेनेड्स भी मौजूद हैं। 2021 में तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी इन इलाकों में ऑपरेशन किए गए। पीडीएम हुकूमत ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फिर पंजाब और सिंध की निगरान हुकूमतों के दौर में भी मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ और ऑपरेशन की गए जो अब तक जारी हैं, मगर ताहाल अवाम मुतवातर इन डाकुओं का निशाना बन रही हैं। इसी पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने। कच्चे के डाकू हुकूमती रिच के लिए बड़ा चैलेंज। सराजुल हक की आर्मी चीफ से ऑपरेशन की अपील। क्या पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमतें वाकई इस मामले में नाकाम हो चुकी हैं? हसन साहब। देखें, ये बेचारे तो सच्ची बात है, ये तमाम जुल्म और सितम की जो दास्तान आपने सुनाई है, आई एम टच्ड। लेकिन ये बेचारे तो डाकुओं की, असल डाकुओं की पैरोडीज हैं। नाकाम रियासत वाली सूरत हाल है। अदरवाइज आप आर्मी चीफ से किस बात की अपील कर रहे हो? ये तो आप टार्जन को कह रहे हो कि मुझे छलांग मार के दिखा। अच्छा, ये तो घुंघनुओं से मट्टी झाड़ने की फरमाइश की गई है। सिराजुल हक साहब मासूम आदमी हैं, ऑपरेशन करना है तो बीबी उनके खिलाफ करो, उनके खिलाफ करवाओ जिनका जिक्र आपने अभी कल अपने प्रोग्राम में किया है, जो सारी मलाई खुद खा जाते हैं। खुरचन 25 करोड़ लोगों के लिए छोड़ देते हैं। वो हैं असल डाकू। इन डाकुओं के पीछे भी वही डाकू हैं। इनके थमू तो देखो कभी, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इनके पीछे मैनिपुलेटर्स हैं, इनके पीछे बंदे हैं, इनके पीछे असामी हैं। अच्छा, ये बेसिकली डाकू वो हैं जो वो आप वाली कल की बात कर रहा हूं, खुरचन छोड़ते हैं और फिर अवाम को भीख में आटा देने की तशहीर करते हैं। आखिरी बात, जो लोग जिन लोगों के जूतों पे बैठ के आते हैं वो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। ठीक हो गया। भुट्टो बैकग्राउंड, नवाज शरीफ बैकग्राउंड, जियाउल हक, बस ठीक है। इन्होंने क्या करना है? ये पॉलिटिशियन को बुरा कहना आसान नहीं, वोट लेके आया, तुम्हारे पीछे इतनी स्ट्रेंथ, या छोड़ दो। बॉक्सिंग देखो, मोहम्मद अली क्ले इज अ लिविंग लेजेंड। सही। और 100 साल भी मोहम्मद अली क्ले पैदा नहीं होगा, उसको उसकी इंतजामिया कहती बगैर ग्लव्स के आजा माइक टायसन के सामने, वो खेलता। छोड़ दो। मेरा इतना करियर है लंबा, सवाल ही नहीं पैदा होता किसी ने मुझे डिक्टेशन दी हो कि ये करो, मैं अगले दिन दफा करके थूक के चला जाऊंगा। ठीक हो गया जी, ठीक। अगर हम कर सकते हैं तो आप अपने प्रोफेशन में कर सकते हो। दे आर नॉट टॉलरेबल पीपल। छोड़ दो, कुछ और कर लो। ठीक, ठीक है। बस। ओके इफ्तिखार साहब, जोग्राफिया जहाँ वो मौजूद हैं, अब तो इन इलाकों में ट्रैवल भी नहीं हो पाता है। शाम के वक्त लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं और वो इक्विप्ड भी बहुत ज़्यादा हैं, चाहे फिर वो फ़ोन्स के ज़रिए लोगों को पकड़ रहे हों या असलहा वाइज देखा जाए, क्योंकि इतने ऑपरेशन हुए मगर क्लीन अप नहीं हो सका है। देखिए, बात ये है जी, पहले तो लोगों को ये समझाएं कि ये कच्चे पक्के का मसला है क्या। दरिया सिंध जो है, इसके जो पानी जब ओवरफ्लो होता है तो जो बंद हैं दोनों तरफ में, वहाँ तक पानी जाता है और ये बहुत ही ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है, क्योंकि दरिया सिंध के पानी आने से जो रेत और जो ताकत है इसकी बढ़ जाती है। लोग यहाँ पे काश करते हैं और ये बात हसन की ठीक है, काश करने वाले ताकतवर लोग हैं और इसको वो जागीर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। ये जो बात आप कर रहे हो, इसका पोजीशन ये है कि ये जो कारोबार है अगवा का 2 अरब रुपए सालाना की एक सनत बन गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी
कि सोशल मीडिया पे फ़ोन करते हैं, औरतों की आवाज़ें निकालते हैं, किसी को कहते हैं सस्ती कार ले जाओ, फिर उनसे मुतालबा करते हैं। पिछले दिनों एक टैक्सी ड्राइवर को उठा के ले गए और उसकी लाश को भेज दिया और बेचारे से पैसे मांगते रहे 1 करोड़ रुपया। उसकी बहन ने कहा हमारे पास 1 करोड़ रुपया कहाँ से आया? उन्होंने कहा ये 1 करोड़ रुपया दो वरना हम मार दिए। ये आज का मसला नहीं है, कम से कम मैंने देखा है जब से पिछले 15-20 साल से मैं इसको देखता आ रहा हूँ। ये इलाका जो है ये शिकारपुर, पन्नू आकल, कश्मोर, घोटकी, राजनपुर और रहीम यार खान तक आ जाते हैं। रहीम यार खान में जो पंजाब गवर्नमेंट ने जिसका आपने तस्करा किया, जो एक्शन किया, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की शहादत हुई। और भी पिछले दिनों घोटकी का जो एक एक्शन किया उसमें एक DSP समेत 4 जो पुलिस वाले मारे गए। और आपने ये बिल्कुल सही निशानदेही की कि वो पुलिस अफसर वाले ये कह रहे थे कि जब हम क्या कर सकते हैं, उनके पास जो फायरिंग रेंज है वो जो फायर करते हैं तो वो 3 किलोमीटर तक गोली जाती है। हम उसका मुकाबला कर रहे हैं जो वो G3 के साथ जो 700 मीटर पे जाती है। अब ये कोशिश कर रहे हैं ड्रोन के ज़रिए उनको आइडेंटिफाई करने की, उस इलाके को घेरा में लेने की, लेकिन इसके लिए एक बहुत कम्प्रीहेंसिव, कंप्लीट और लॉन्ग रन प्लानिंग चाहिए। ये नहीं कि जैसे ही वो फारग हो तो ये पीछे आ जाए। नो, अगर ये मसला है रेट ऑफ द स्टेट का, अगर किसी को रेट ऑफ द स्टेट बहाल करनी है तो इस मामले को संजीदगी से लिया जाए। ऐसे नहीं कि बयानबाजी से किया जाए या कोई एक सियासी पार्टी का एक लीडर बयान दे दे, वो भी जज्बाती बयान दे रहा है। सवाल है कि वो सियासी पार्टी का लीडर इसमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता है। हमें देखना पड़ेगा हम करना क्या चाहते हैं। हमें पैसा चाहिए असले के लिए 2 अरब रुपए के करीब चाहिए। जब उसको मारा गया जो उनका था बंदा सुल्ताना डाकू शर, उसके बाद उन्होंने फिर बदले की एक रवायत शुरू की है। तो सो इससे सीरियस मैटर ठीक हो गया। और ये तो सूबाई हुकूमतें नहीं हैंडल कर सकती। नहीं, सूबाई हुकूमतों को भी चाहिए। देखना बड़ी एफर्ट्स कर चुकी है ना, मुश्तरका ऑपरेशंस भी दोनों सूबों ने किए। पंजाब की गवर्नमेंट रेंजर्स और फौज उनको दे और ऊपर से कवर दें। अब अगर आप वो कच्चे का इलाका देखें वो बिल्कुल ओपन है, क्लियर है, उसको ऐसे नहीं कर सकते। उनके पास ऐसी खौफनाक गन्स हैं कि वो ये जो ये ले जाते हैं ना जो इक्विप्ड हैं, वो बहुत ज्यादा जदीद हथियारों से। ठीक है जी, हमें इसको देखना पड़ेगा। उनके मुखबर भी नहीं पकड़ सकते, वो अजीब मसला वहाँ पे बना हुआ है। तो आई विल रिक्वेस्ट के जाएं, खुदा के लिए जाएं और उनको पकड़ें और रेट ऑफ द स्टेट को बरकरार करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अफसार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ये जो कच्चे में डाकू राज है और एक मुस्तकिल ऑपरेशन की सूरत दोनों सूबों की इनफरादी तौर पर भी और मुश्तरका तौर भी कई सालों से जारी है, क्या मुतालिका इलाके के बासर खानदानों, सियासतदानों, पुलिस की सरपरस्ती के बगैर ये सब कुछ मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। 220 किलोमीटर का पूरा एक बंद है जो कि रिवर इंडस के साथ से चलता है, 220 किलोमीटर। अब वहाँ पे वो जो ज़मीन है जो कि सैलाब बंद जो सैलाब से बचाता है, वो फिर जब पानी रिसीड करता है तो वो 220 किलोमीटर का एक लंबा सा ट्रैक्ट है जो कि इन पावरफुल लोगों के कंट्रोल में है। पावरफुल लोग कौन है? वहाँ के जो बड़े ज़मींदार, सरदारान, आगे पीछे ये जो अशराफिया जिसका हम जिक्र कर रहे थे उनके कंट्रोल में, वो उस पर काश्त करते हैं। साथ ही उन्होंने ग्रुप पाल लिए हैं ये वाले जिनकी पुश्तपनाही के साथ ये इनको पहले हथियार देते हैं, लेस करते हैं, फिर कहते हैं कोई माइकल आल इस इलाके में आए ना और हमारी ये सारी जो कब्जा किया हुआ ज़मीन है इसके ऊपर कोई इसको छेड़े ना। महकमा जंगलात और महकमा रेवेन्यू की ये ज़मीन है, लेकिन ये बेचारे वहाँ पे पर भी नहीं मार सकते। तो इसलिए पहला काम तो ये है कि पुश्तपनाही के बगैर, और जिन लोगों की मलकियत है वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी 1% हैं और 22% पाकिस्तान की ज़मीन उनके पास है, कंट्रोल में है। इतने बड़े बड़े ज़मींदार, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो कि और खाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। एक तो ये हो गई। दूसरी बात, एक और सबक सीखने वाला है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया जो आज डाकू बनने, कच्चे के डाकू जिन्हें कहते हैं, और सारा फोकस इनके ऊपर है, उनके ऊपर नहीं है जो पीछे इनके पुश्तपनाही पे बैठे हुए हैं। और इसलिए ये देखिए वो खुरचन है जिसका हम कल जिक्र कर रहे थे। इस खुरचन को जब आप उसका हिस्सा नहीं दोगे मलाई के अंदर से, तो फिर वो ये काम करेगी जो वो कर रही है। तो ये रियासत को और रियासत के बाकी जो अशराफिया है उसको भी सोचना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। ये तो भी एक पार्ट है ना 220 किलोमीटर के स्ट्रेच का। अगर पूरे मुल्क के अंदर की खुरचन खड़ी हो गई तो फिर क्या करोगे? अच्छा, तीसरी बात आपने कहा कि ये फौज को जाना चाहिए। फौज को हरगिज नहीं जाना चाहिए। वजह यह है कि इनको अफगान जो लोग हैं, जो अफगानिस्तान से आए दहशतगर्द कह लीजिए
जो आर्म्स रनर हैं, ये ड्रग रनिंग करते हैं, ये सारे लोग, इन्होंने इनको इक्विप किया हुआ है इस तरह के असले के साथ। और वजह ये है कि अगर ये यहाँ पे गंद मचाएंगे आपके सेंटर में बैठ के, जो कि वाकई आपका सेंटर है, और आपकी फौज यहाँ पे अगर मुलव्वस होगी और एक लंबा ऑपरेशन लग गया, तो जो सरहदें हैं जो इस वक्त बहुत एक्टिव हैं, बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की, उधर वो फिर आपको कम करना पड़ेगा अपना वहां पे जो वजन है, और फिर उनके लिए और आसानी हो जाएगी। तो ये एक बड़ी गेम है, गंदी गेम, जिसको कि बहुत सोच समझ के, लेकिन रेंजर्स हैं, उसके बाद आपके पास यूएवीज हैं, इनको इस्तेमाल करें, ड्रोन्स को इस्तेमाल करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें, रेंजर्स को इस्तेमाल करें, लेकिन इनको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन असल जो खुरा है वो कहीं और जाके लगता है, उनको कंट्रोल करो, तो फिर ये बेचारे जो डाकू है ये भी पकड़े जाएंगे। ठीक हो गया। अब सर साहब, ये जो जोग्राफिया इस इलाके का वो डाकुओं के लिए बहुत साजगार है, फिर वो उतना ही इक्विप्ड हैं। यहाँ शहरों के अंदर तो इंटरनेट या आपकी सोशल साइट्स बंद हो जाएं, मगर डाकुओं के पास इंटरनेट है, इसके थ्रू वो अब लोगों को शिकार कर रहे हैं। तो क्या किस हद तक मुमकिन रह गया है सूबाई हुकूमतों के लिए इस पूरी सूरत हाल को टैकल करना, या नाकाम ही समझा जाए उनकी एफर्ट्स को? इंटरनेट बंद उनका क्यों नहीं होता, ट्विटर तो बंद हो जाता है। मेरे जहन में तो ये सवाल आ रहा है, इस पर सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजह है कि ट्विटर बंद हो सकता है, इंटरनेट डाकुओं का नहीं बंद हो सकता, कच्चे वाले। दूसरी बात यह है कि रेंज मैं शहजाद साहब की बात से एग्री करता हूँ, फ़ौज को नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, और बहुत सारे मसाइल हैं सरहद पे भी, लेकिन रेंजर्स वहाँ पे है ऑलरेडी, पुलिस है, कई सालों से हैं दोनों। इनसे पूछा जाए कि बताएं भाई आपने क्या किया इतना अर्सा। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको पैसा देते हैं, असला देते हैं, खाना देते हैं, गाड़ियां देते हैं, हर किस्म की सहूलत देते हैं, पुलिस को भी, रेंजर्स को भी, इस इलाके में मौजूद हैं कम से कम पिछले 10 साल से। पूछे उनसे क्या क्या किया 10 साल में, स्ट्रेंथन किया या कमज़ोर किया। और आखिरी बात, किसी एक सियासतदान को जूतों पर बैठ के आने का ताना देना हमें मुनासिब लगता नहीं है। इमरान खान भी जूतों पे बैठ के आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम भी जूतों पे बैठ के आए। मैं आपको कई जजेस के नाम बता सकता हूं जो जूतों पे बैठ के आए। ऐसे एंकर्स, लाइनें लगी पड़ी हैं एंकर्स की और एनालिस्ट की, जो जूतों पे बैठते हैं बेहतर नौकरी के लिए, बड़ी तनख्वाह के लिए। छजते बोले, छाननी तो बोले, छजने की बोलना। बात यह कि हम दूसरों को कहते हैं, एक को जो हमारा, जिससे हमें एतराज़ है जिस पे, या जिसको हम पसंद नहीं करते, लेकिन होना ये चाहिए कि एक निज़ाम है, गलत है, हमें इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिविजुअल्स को पकड़ के जो उस निज़ाम में से कहीं से रास्ता बना के निकल रहा है, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। कोई और आ जाएगा, उसको आप गंदा कर देंगे तो कोई और आ जाएगा। रहना गंदा ही, जब तक निज़ाम ठीक नहीं होता, जब तक आइन और कानून पे नहीं चलते सब मिलके, तब तक हम इसमें से नहीं निकल सकेंगे, बेहतरी नहीं आएगी। ठीक है जी, कच्चे के डाकू हो चाहे पक्के के डाकू। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, तवील मंसूबे की जरूरत है इस मामले को निपटने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलकर पुलिस का इक्विप होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो ग्राउंड पर मौजूद है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।